जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम ल्यूसेंट बुक की जो भूगोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे है वायु का विस्तृत फैलाव उसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान, एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान, मीटरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान, मीटरोलॉजी कहते हैं निचली परत को। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर यानी कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन 0.93% है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा दोस्तों 78.07%, ऑक्सीजन है 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और आर्गन है 0.93%। दोस्तों वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। नाइट्रोजन गैस, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन को आभास होता है। इस गैस का कोई रंग इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। इस गैस का नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली रहती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली रहती है? 128 किलोमीटर तक। दोस्तों अब ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। दोस्तों ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। कौन दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन के बारे में देखते हैं। दोस्तों ओजोन, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। ये ओजोन गैस।
गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। गैसों के अतिरिक्त दोस्तों वायुमंडल में आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला कैसे? धूल कण के कारण ही दिखाई देता है दोस्तों। जल वाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जल वाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। क्या? जल वाष्प के संघनन से वृष्टि होती है दोस्तों। वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा आसमान वितरण वाली है। ये वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा आसमान वितरण वाली गैस है दोस्तों। ये पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? CO2 एवं जल वाष्प। वायुमंडल की संरचना आप देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। नंबर 2 समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर 3 ओजोन मंडल ओजोनोस्फेयर। और नंबर 4 आयन मंडल आयनोस्फेयर। और नंबर 5 बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। किसमें बांटा गया? सबसे नीचे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ओजोन मंडल ओजोनोस्फेयर, और उसके ऊपर है आयन मंडल आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। दोस्तों सबसे लास्ट में क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर कितनी? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर क्षोभमंडल की ऊंचाई और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है दोस्तों। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर कितनी? तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है दोस्तों। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। कौन कौन? बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं दोस्तों। ये सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। क्या? इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल को, और अधोमंडल भी कहते हैं दोस्तों। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। किसमें? समताप मंडल में। और ये 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है दोस्तों समताप मंडल। इसमें मौसमी घटनाएं जैसी आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। समताप मंडल में न आंधी, न बादलों की गरज, न बिजली की कड़क और ना ही धूल कण, ना ही जलवाष्प, कुछ भी नहीं होता समताप मंडल में दोस्तों। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में वायुयान उड़ाना बहुत आसान होता है दोस्तों। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। समताप मंडल पर कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। किसका? समताप मंडल पर विषुवत रेखा पर कभी कभी इसका लोप हो जाता है दोस्तों।
कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। मूलाभ मेघ का निर्माण किसमें होता है? समताप मंडल में दोस्तों होता है। ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर, धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। कितने से? 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल है दोस्तों। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। किस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है? ओजोन मंडल में दोस्तों, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसे? ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं दोस्तों। ओजोन परत को नष्ट करने वाली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एक कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? क्लोरीन के कारण होता है दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ओजोन मंडल में दोस्तों 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है दोस्तों। आयन मंडल, अब आयन मंडल के बारे में देखते हैं। आयनोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। किसके द्वारा? मतलब यह भाग है जो वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता रहता है, ये आयन मंडल दोस्तों। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर, कौन सी? डी लेयर, लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि सुविधा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? आयन मंडल के द्वारा। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। किस मंडल में? आयन मंडल में दोस्तों। अब बाह्यमंडल देखते हैं। एक्सोस्फीयर, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। कितने? 640 किलोमीटर से जो ऊपर का भाग है उसे बाह्यमंडल कहते हैं दोस्तों। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। किसकी? बाह्यमंडल की। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। किसमें? बाह्यमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। सूर्य तप, अब देखते हैं सूर्य तप, इंसोलेशन दोस्तों। इंसोलेशन के बारे में देखेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है दोस्तों, लघु तरंगों के रूप में। पृथ्वी की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। कितनी ऊष्मा दोस्तों? 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाले सूर्य तप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्बिडो। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्य तप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहलाता है दोस्तों। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। नंबर 1, विकिरण, रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं।
किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है दोस्तों। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती हैं। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती हैं, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। क्या दोस्तों? पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौमिक विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं दोस्तों। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है। भौमिक विकिरण कैसी होती है? अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है, जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। ये वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है दोस्तों। संचालन कंडक्शन देखते हैं दोस्तों। संचालन: जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। अधिक तापमान वाले से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है दोस्तों। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु ऊष्मा की कैसी है? कुचालक है दोस्तों। अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परतें ही गर्म होती हैं। वायुमंडल की कैसी? केवल निचली परतें ही गर्म होती हैं दोस्तों। अब संबंध देखते हैं। संवहन कन्वेक्शन: किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। यह संचार गैसीय तथा तरल पदार्थों में इसलिए होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का संबंध कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। ये जो संवहन वाली जो प्रक्रिया है वो ठोस पदार्थों में नहीं होती है दोस्तों। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। अभिगमन एडवेक्शन। क्या? अभिवहन यानी कि एडवेक्शन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है।
अभिवहन प्रक्रिया में कैसा क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। दोस्तों, समताप रेखा वह कल्पित रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। समताप रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं, समताप रेखाएं होती। दोस्तों, इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है और समताप भी लगभग एक जैसा ही होता है। दोस्तों, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं। जल और स्थान पर तापमान कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। दोस्तों, तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात कैसी मुड़ जाती हैं। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसकी विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उसकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। किसकी? दक्षिणी गोलार्ध की पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। दोस्तों, समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जाता है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता यानी कि तापमान के बदलने का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। कैसा? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है, अतः वहाँ पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। दोस्तों, संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। जनवरी एवं जुलाई के महीनों में। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं दो महीनों को चुना जाता है। तापमान विश्लेषण के लिए किसको? जनवरी एवं जुलाई को। दोस्तों, तापांतर रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या? रेंज ऑफ टेम्परेचर अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। तापांतर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दोस्तों, तापांतर। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। दोस्तों, वार्षिक तापांतर जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान
तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में स्थित बर्खोयांश नामक स्थान का है दोस्तों। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं दोस्तों। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वायुमंडल दाब एवं दाब, पवन एवं वायु दाब राशियाँ दोस्तों। थैंक यू।